जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं उत्तराखंड का ऑलरेडी पहला लेक्चर डाला जा चुका है, जिसमें हमने जो उत्तराखंड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन है उसके बारे में डिस्कस किया है, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं आज भी हम जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव का जो डोमेन है उत्तराखंड का वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो मोस्टली आज हम देखेंगे जो उत्तराखंड की विधानसभा है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसके बारे में हम समझेंगे, और साथ ही हम देखेंगे उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है उसके बारे में भी समझेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब उत्तराखंड बना था तो उस समय जो उत्तराखंड की जो अंतरिम विधानसभा थी, राइट, उसमें 30 सदस्य थे। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में उत्तराखंड के 70 सदस्य हैं, पहले 71 थे, पर आप जानते हैं जो 104 वा संशोधन हुआ था उसकी वजह से जो एंग्लो इंडियन सीट्स थी विधानसभा की, हर विधानसभा में एंग्लो इंडियन सीट दी जाती थी, आरक्षित थी, परंतु 104 संशोधन द्वारा वो सीटें हटा दी गई, राइट। तो इसी वजह से हमें दिखता है उत्तराखंड में अब कुल जो सीटें हैं, जो निर्वाचित सीटें हैं सारी की सारी, वो हैं 70, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जब संविधान, माफ कीजिएगा, जब आपका उत्तराखंड बना था तब सदस्य थे 30, जिसमें से कि 21 जो थे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा से थे और जो 8 सदस्य थे वो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से थे। तो टोटल हो गए 29, राइट। और एक 30 जो है, क्योंकि एक एंग्लो इंडियन रखना बहुत जरूरी होता था उस समय, तो इसीलिए 29 + 1 30 हो गए, राइट। तो यहां पर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश आप जानते ही हैं हमारे, अगर मैं वर्तमान की बात करूं, आज 12 सितंबर 2023 है, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे जो 28 राज्य हैं उनमें से 6 राज्यों के पास विधान परिषदें भी हैं। हर राज्य के पास विधानसभा होना अनिवार्य है और विधान परिषद का विकल्प होता है। तो वर्तमान में मेरे पास 6 राज्य हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनके पास विधान परिषद है। इसीलिए यहां पर विधान परिषद का नाम आ रहा है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं और हम सभी जानते हैं जो उत्तराखंड निकला है वो उत्तर प्रदेश से निकला है, राइट। आगे देखते हैं। तो जो पहले चुनाव होते हैं 70 सीटों पे उत्तराखंड की, वो होते हैं फरवरी 2002 में, और जो एक सदस्य है वो तो एंग्लो इंडियन होता है और वो मनोनीत होता था, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे एंग्लो इंडियन की सीट को बर्खास्त कर दिया गया, राइट। तो इसीलिए उस समय कुल सीटें थी 71, पर आज के हिसाब से ये सीटें हैं 70। और अगर मैं बात करूं आरक्षित सीटों के बारे में, तो उत्तराखंड में 2 सीटें एसटी के लिए हैं और 13 सीटें एससी के लिए। ये बात आपने याद रखनी। अब देखिए, अगर जो विधानसभा है, अगर उनका कार्यकाल एक बिना किसी अवरोध के चलता है तो वो अधिकतम 5 वर्ष चलेगा। वो हमारा एक संवैधानिक नियम है। तो यानी कि संवैधानिक नियम है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारत में जितनी भी विधानसभाएं हैं उनका जो साधारण कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। इसीलिए उत्तराखंड की विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, साधारण तरीके से अगर देखा जाए तो, साधारण तरीके से अगर देखा जाए। और यहां पर हम आगे देखेंगे जो उत्तराखंड की वर्तमान में जो विधानसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं, अब अगर मैं विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बोल रहा हूं या मैं स्पीकर बोलूं, एक ही बात है, तो वो हैं आपके बीसी खंडूरी जी की सुपुत्री, जिनका नाम है रितु खंडूरी। और इनके पिता, जो मैंने नाम लिया अभी, बीसी खंडूरी जी, वो खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब देखिए, उत्तराखंड की एक पहल थी कि जो भी इनके विधायक हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जनता की बहुत अच्छी सेवा करते हैं निस्वार्थ, तो उनको पुरस्कृत किया जाए, अवार्ड दिया जाए। तो इसीलिए ये पहल की जाती है 2008 में कि जो विधायक बहुत अच्छा काम करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाए। तो इसकी शुरुआत याद रखेंगे 2008 से हुई है।
तो यहां पर हम देखेंगे कि जो इसको पुरस्कृत करने की जो सिलसिला है वो सबसे पहले शुरू होता है प्रकाश पंत द्वारा, माफ कीजिएगा, प्रकाश पंत को दिया जाता है। पहले जो पुरस्कृत किए गए थे वो हैं प्रकाश पंत। हालांकि ये अब हमारे बीच नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है, राइट। तो पहले पुरस्कृत किया गया था प्रकाश पंत को, और अभी हम देखेंगे 2013 में जो पुरस्कृत किया गया था वो इंदिरा हृदयेश को, ये भी हमारे बीच नहीं है, राइट। तो इस तरह से अब आपने क्या करना है, जिस वर्ष भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस बार आप जरूर देख लीजिए कि अगर इस संबंधित किसी को पुरस्कृत किया गया है तो उसका नाम आपने याद रखना है। फिलहाल पहला नाम आप जरूर याद रखेगा कि जो ये सिलसिला शुरू हुआ था 2008 में हुआ था, और 2008 में किसको पुरस्कृत किया गया था, लेट प्रकाश पंत जी को, राइट। अब हम देखेंगे एक समिति की बात की गई थी, क्योंकि उत्तराखंड की कुछ भाषाएं हैं जिन पे उनको विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि आप जानते हैं उत्तराखंड से काफी पलायन होता है। तो जब गांव से शहर की तरफ पलायन होता है तो कहीं ना कहीं जो गांव की जो मूल संस्कृति होती है, अब संस्कृति का ही अभिन्न भाग होती है भाषा, तो वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाती है, राइट। तो इसीलिए क्या है कि एक कमेटी गठित की गई थी 2020 में, अगस्त 2020 में, जिससे कि जो उत्तराखंड की कुछ मूल भाषाएं हैं जो अभी हम देखने वाले हैं उसको संरक्षित किया जाए। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो स्पीकर साहब हैं, स्पीकर आप जानते हैं विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको हम स्पीकर साहब कहते हैं। तो जो स्पीकर साहब हैं वो एक कमेटी गठित करने की बात करते हैं जो संरक्षित करेगी कुमाऊनी भाषा को, गढ़वाली भाषा को और जौनसारी भाषा को। तो ये 3 भाषाएं आपने याद रखनी है, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, राइट। अन्य भाषाएं भी, हाँ ऐसा नहीं है, इस क्षेत्र में अन्य भाषाएं भी हमें दिखती हैं, परंतु यहां पर अभी 3 भाषाएं आपने याद रखनी है, राइट। कि इन भाषाओं को क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा और इनका कहीं ना कहीं प्रचार किया जाएगा, जो ये बोलियां हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हाईकोर्ट के बारे में। जो हाईकोर्ट्स हैं हमारे, आप जानते ही हैं कि राज्य तो हमारे 28 हैं वर्तमान में, परंतु हमारे जो हाईकोर्ट है उनकी जो संख्या है वो 25 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्रावधान है हमारे संविधान में कि एक हाईकोर्ट एक से ज्यादा राज्यों के लिए गठित किया जा सकता है। इसी वजह से हमें दिखता है जो हाईकोर्ट की संख्या है वो राज्यों की संख्या से हमें वर्तमान में कम दिखती है। हालांकि उत्तराखंड का खुद का हाईकोर्ट है, राइट। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्डिंग है। ये जब भी आप एक खूबसूरत शहर है छोटा सा जिसका नाम है नैनीताल, वहां पर आपको ये हाईकोर्ट दिखेगा। इस बिल्डिंग को पहले कहा जाता था ओल्ड सेक्रेटरीट, पुराना सचिवालय हुआ करता था। ये यहीं पर हाईकोर्ट को गठित किया गया है, राइट। तो आइए देखते हैं आगे। तो यहां पर हम देखेंगे, ये आप पिक्चर देखिए। तो पिक्चर देख के आप देखेंगे ये हमारे उत्तराखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। तो आइए देखते हैं, जब उत्तराखंड बना था जिस तारीख को 9 नवंबर 2000 को, उसी तारीख को हाईकोर्ट भी गठित कर दिया जाता है नैनीताल में। यह बात आपने याद रखनी है। तो नैनीताल का हाईकोर्ट कहा जाता है मुख्यतः वहां के लोगों द्वारा नैनीताल का हाईकोर्ट, असल में वो उत्तराखंड का हाईकोर्ट है। तो उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहां गठित किया गया है, वो नैनीताल में किया गया है, राइट। जब ये हाईकोर्ट गठित किया गया था तो इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या तय की गई थी वो थी 7। 2000 में कितनी थी? 7। फिर वो बढ़ा दी गई है 2009 में, माफ कीजिएगा 2003 में वो 9 कर दी गई है, यानी कि जब गठित किया गया 7, 2003 में कर दी गई है 9, और वर्तमान में आपको दिखेगी 11, जिसमें से 9 स्थायी हैं और 2 जो हैं वो अस्थायी हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडिशनल जजेस। तो कुल संख्या अभी आपको नैनीताल की दिखेगी न्यायाधीशों की, वो है आपकी 11, राइट। अभी वर्तमान में हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उत्तराखंड के, उनका नाम है विपिन संघी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने जो कार्यभार संभाला था वो 28 जून 2022। तो एटलीस्ट आप 2022 याद रखिएगा कि 2022 से हमारे जो विपिन सांघी साहब हैं वो आज तक, यानी कि 12 सितंबर 2023 जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब भी उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश यही है, राइट। आगे देखते हैं। हाईकोर्ट की स्थापना ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये नैनीताल में करी गई थी। और हाईकोर्ट जो है जहां स्थापित किया गया है उसे कहा जाता था ओल्ड सेक्रेटरीट, मैंने आपको बताया है।
कि ये पहले ये बिल्डिंग कहलाई जाती थी ओल्ड सेक्रेटरीट, जहां वर्तमान में हाईकोर्ट को स्थापित कर दिया गया। अब आगे देखेंगे, ये जो बिल्डिंग है ये काफी मैग्निफिसेंट है और जिसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 1900 AD में हुआ था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लगभग 123 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और जो बहुत खूबसूरत है। आप देख पा रहे होंगे ये एक विंटर्स का टाइम है, यहां पर आप देख रहे होंगे स्नोफॉल हुआ पड़ा है, तो काफी मनमोहक दृश्य दिखता है इसका, राइट। अब आगे देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग योर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश से संबंधित यहां पर एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए फॉर योर एग्जाम। वो है, सबसे आप पहले ये देखिए, जो KM जोसेफ साहब है ये हमारे उत्तराखंड के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड है, यानी कि 4 साल 6 दिन का इन्होंने कार्यभार संभाला था एज अ चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो सबसे लंबा जो कार्यभार अभी तक संभाला गया है अभी तक, वो है आपके KM जोसेफ। ये बात आपने याद रखनी है। 2014 से 2018 आप देख पा रहे होंगे, राइट। बाकी आप देख पा रहे होंगे जैसे विपिन संघवी हमारे वर्तमान के हैं, किस नंबर के हैं, 12वें, क्योंकि बीच में हमारे कुछ एक्टिंग भी आते हैं, उनको हम गिनते नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वर्तमान में जो हमारे विपिन सांघवी साहब हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के, वो कौन से नंबर के हैं, तो आपने क्या कहना है, 12, ऑफिशियली 12। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब देखिए, आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में जितने भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनमें से बहुत से लोग हमारे जो सर्वोच्च, माफ कीजिएगा, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसके भी मुख्य न्यायाधीश बने, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो वो कौन कौन थे, वो ये आपके सामने लिस्ट है। SH कपाडिया साहब जो उत्तराखंड के भी थे, बाद में ये हमारे 38th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ये बात आपने याद रखनी है। एक है हमारे JS खेहर साहब, ये भी हमारे 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तो ये SH कपाडिया साहब और खेहर साहब का नाम आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वहां पर अभी भी ये मुद्दा चल रहा है उत्तराखंड में कि उत्तराखंड को शिफ्ट, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसको शिफ्ट किया जा रहा है। अब जो सरकार द्वारा, यानी कि जो राज्य की सरकार है उसके द्वारा जो तय किया गया है वो जगह है हल्द्वानी, ये तय कर दिया गया है। परंतु अगर इसकी बात हम करें, थोड़ा ऐतिहासिक पहलू उसका देखें, तो इसकी शुरुआत 2019 से हो गई थी। अब प्रश्न है कि ये हाईकोर्ट को नैनीताल से हटाने की बात क्यों की जा रही थी 2019 से। इसका जो मुख्य कारण है वो है कि नैनीताल एक बहुत छोटी घाटी है, टूरिस्ट प्लेस है, तो वहां पर हाईकोर्ट के होने से वहां का जो टूरिज्म था उस पर कहीं ना कहीं बाधा आ रही थी। वहां के जो लोग थे उनकी अधिकतम 90% की जो जनसंख्या नैनीताल शहर की है वो टूरिज्म में निर्भर करती है। पर हाईकोर्ट होने की अपनी एक मर्यादा होती है, आप सभी जानते हैं। कि एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हाईकोर्ट जहां होगा वहां आप गाड़ियों की आवाजाही कम रखेंगे, हॉर्न कम बजाएंगे, आसपास होटल कम होने चाहिए, क्योंकि होटल होते हैं तो हल्ला गुल्ला होता है। तो इसीलिए हाईकोर्ट के होने से वहां का जो एक जीविका है लोगों की, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रही थी। लोग बेरोजगार होते जा रहे थे क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा हो रही थी बिकॉज ऑफ दी हाईकोर्ट। तो इसीलिए 2019 से ये प्रयास किया जा रहा था कि हाईकोर्ट को नैनीताल से कहीं और लाया जाए। तो इसीलिए वर्तमान में यानी कि 2023 में ये निर्धारित हुआ है कि हल्द्वानी जो शहर है वहां पर हाईकोर्ट को शिफ्ट किया जाएगा। और हल्द्वानी काफी बड़ा शहर है क्योंकि ये नगर निगम के दर्जे पे आता है। और आप सभी जानते हैं कि 74वें संशोधन से आपको म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिकाएं मिली हैं, नगर निगम मिले हैं। और आप जानते ही हैं कि नगर निगम होना शहर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि वो शहर काफी बड़ा है। तो हल्द्वानी में हाईकोर्ट जा रहा है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होने वाला है, वो आपको अपडेट हम करते रहेंगे इससे संबंधित। तो यहां तक आपको डेटा पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखिए, एक होता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी,
ये राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है जिसे हम नालसा कह देते हैं, स्टेट लेवल पे भी होता है, सालसा कह देते हैं। तो ये क्या है, इसको हम समझते हैं। जैसे कि कभी भी आप उत्तराखंड जाते हैं तो उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है वहां पर आपको दिखेगा, हाईकोर्ट की जो प्रेमाइस है वहां पर आपको ये भी दिखेगा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अभी क्या है इसको समझते हैं, इसका कहां से शुरुआत होती है, होता क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं संविधान के भाग 4 की, जो बात करता है डीपीएसपी की, जिसे हिंदी में हम कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है, संविधान का जो भाग 4 है उसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारा राज्य है उसको एक वेलफेयर वाला स्टेट बनाना, यानी कि एक सामाजिक राज्य बनाना, यानी कि जो समाज के लिए काम करता है। इसीलिए वहां पर हमें एक अनुच्छेद 39 क यानी कि 39A दिखता है, जो कि 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। यह बात आपने याद रखनी है। जो आर्टिकल 39A है ये 42nd अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया है। इसके तहत यह प्रावधान डाला गया है संवैधानिक तौर पे कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो फ्री लीगल एड देगा, यानी कि कोई व्यक्ति गरीब है, कमजोर वर्ग का है, आर्थिक कमजोर है, तो वो क्या कर सकता है कि वो सरकार से आग्रह कर सकता है कि उसको उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकारी वकील दिया जाए, यानी कि सरकार उसकी मदद करेगी। तो इस तरह से आप जानते ही हैं कि जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो वकील को हायर कर पाए, तो वहां पर राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो वकील देता है। और इसका जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो हमें कहां दिखता है, अनुच्छेद 39 क से, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर क्या है, इसी वजह से ये जो संविधान का ये जो प्रावधान था, इसकी गरिमा को रखने के लिए राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे ये अथॉरिटी गठित की जाती है, और जिस अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो फ्री लीगल एड देगा, राइट। इसीलिए एक होता है राष्ट्रीय स्तर पे जिसे हम नालसा कहते हैं, और एक होता है राज्य स्तर पे जिसे हम सालसा कहते हैं, यानी कि उत्तराखंड का अपना है, राइट। अब देखते हैं, तो इसी में है कि आप देखेंगे जो 39 क यानी कि 39A में जो कही हुई बात है उसको संसद एक एक्ट द्वारा लाती है, एक अधिनियम बनाती है उससे संबंधित। जो अधिनियम है आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का, 1987 का ये अधिनियम है, जो हमारा प्रावधान है संविधान का 39 क उसको लागू करता है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो 1987 में गठित हो जाता है राष्ट्रीय स्तर का नेशन का। और आगे देखेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि जो ये गठित क्यों किए जा रहे हैं, कि यहां पर जो मेन इसका जो है प्रावधान ये इसलिए गठित किए जा रहे हैं कि इसका जो एक सोच है इसके पीछे, वो सोच है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, यानी कि सबको न्याय मिले। किसी को न्याय इसलिए ना मिले कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो वकील को नहीं कर पाया तो उसे न्याय नहीं मिला, यानी कि इसका मेन मकसद है सबको न्याय मिले, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनती है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनती है, सब राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे किस आधार पे बनती है, इस 1987 अधिनियम के तहत। इसमें साफ लिखा है एक राष्ट्रीय स्तर का बनेगा नेशनल, और हर राज्य अपने अपने स्तर पे इसे गठित करेंगे। तो इसीलिए 1987 के अधिनियम से हमें नालसा मिलता है, सालसा मिलता है, और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी आपको दिखता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी इसे गठित किया जाता है, राइट। आगे देखते हैं, अब हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का हम देखेंगे, क्योंकि हर राज्य में होगा, परंतु हम उत्तराखंड का देखेंगे। ये कब गठित हुआ, ये गठित हुआ 20 मार्च 2002 को, यानी कि राज्य के गठन होने के 2 वर्ष पश्चात ये गठित होता है, ठीक है, राज्य स्तर का। क्योंकि जो धारा 6 है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 की, इसके अंतर्गत प्रावधान है कि राज्यों की जिम्मेदारी है वो अपने स्तर पर इसे गठित करेंगे। केंद्र भी करेगा राष्ट्रीय स्तर पर, परंतु धारा 6 के अनुसार राज्य भी गठित करेंगे, राइट। अब यहां पर आप देखेंगे जो हमारा उत्तराखंड में है वो फिलहाल अभी कहां पर है, अस्थायी रूप से ये अभी हाईकोर्ट की जो प्रीमाइस है, जो हाईकोर्ट की बिल्डिंग है, वहां पर ये अभी स्थापित हुआ है, राइट, नैनीताल। आगे देखेंगे जो हमारे ऑनरेबल मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाईकोर्ट के,
वो इसके पैटर्न इन चीफ होते हैं। पैटर्न इन चीफ मतलब जो उसको संरक्षित करता है, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं जो सालसा बनाया गया है राज्य में, उसके जो मेन मुखिया हैं, जो उसको संरक्षित करते हैं, वो हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, राइट। और जो हमारे ऑनरेबल सीनियर जज होते हैं हाई कोर्ट के, वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं इस स्टेट अथॉरिटी के। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसके जो पैटर्न इन चीफ होंगे वो होंगे आपके मुख्य न्यायाधीश, और जो इसके चेयरमैन होंगे एग्जीक्यूटिव लेवल पे वो कौन होंगे, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे हाई कोर्ट के। ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, अ पर्सन बिलोंगिंग टू द उत्तराखंड हायर जुडिशियल सर्विस नॉट लोअर देन द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। जैसा कि आप जानते हैं कि पीसीएस जे का एक पेपर होता है, उसके द्वारा लोग नियुक्त होते हैं, हर राज्य इसे कराता है, तो उत्तराखंड का भी अपना है। तो उसके द्वारा आप जब नियुक्त होते हैं, तो जब आपका लेवल एक डिस्ट्रिक्ट जज, कम से कम आप डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के होने चाहिए या उससे ऊपर, डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे का लेवल नहीं होगा, तो डिस्ट्रिक्ट जज या उससे ऊपर, तब आप इसके सदस्य बन सकते हैं। यानी कि सदस्य में भी कौन से, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। यानी कि अगर आपको यहां पर एक सचिव की भूमिका निभानी है इस अथॉरिटी में, जिसे हम सालसा कह रहे हैं, वहां पर आपको कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर होना पड़ेगा या उससे ज्यादा। तो यहां पर याद रखेंगे, जो पैटर्न इन चीफ होगा वो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो इसका चेयरमैन होगा एग्जीक्यूटिव लेवल पे वो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा हाई कोर्ट का, और इसका जो सचिव होंगे, मेंबर सेक्रेटरी होंगे, वो होंगे कौन, कम से कम उनका जो वैल्यू होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज होने चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज होने चाहिए। अब ये जो काम करेगा, जो ये सालसा अथॉरिटी है, जो 2002 में गठित है उत्तराखंड की धारा 6 के अंतर्गत 1987 वाले अधिनियम में, तो ये कैसे काम करेगी? क्या इसका काम अधिनियम में मेंशन किया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अधिनियम में इससे संबंधित जो 1987 का जो एक्ट है, उसमें ये प्रावधान जरूर दिए गए हैं कि कैसे गठित होगा, कौन इसका पैटर्न इन चीफ होगा, इस तरह से। परंतु ये क्या काम करेगा, कैसे करेगा, ये छोड़ दिया गया है राज्य सरकार के ऊपर। यानी कि राज्य सरकार, जो भी सरकार इसको गठित करेगी, तो वो सरकार के हिसाब से काम करेगा। अब सरकार को यहां पर आप केंद्र सरकार भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर तो जो स्टेट लेवल पे बनते हैं वो राज्य सरकार, उससे संबंधित जो प्रावधान है, किस लेवल पे वो काम करेंगे, क्या करेंगे, वो उस हिसाब से काम किया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। परंतु उसमें ये भी बात याद रखेगा कि जब ये लोग न्याय देंगे तब ये राज्य सरकार के हिसाब से काम नहीं करेंगे। न्याय देना इनका विवेकपूर्ण अधिकार होता है। न्याय देते समय ये किसी की नहीं सुनेंगे, बस साक्ष्य के आधार पर न्याय करेंगे, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। अन्यथा जो भी इनको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जिस हिसाब से इन्होंने जिस दायरे में जो इनका जुरिस्डिक्शन है, कहां कहां पर ये काम कर सकते हैं, वो तय किया जाएगा सरकारों द्वारा। ये बात आपने अच्छी तरह याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब इसके जैसे कि अभी हमने कुछ मेंबर्स देखे थे, जैसे पैटर्न इन चीफ कौन होगा, इस तरह से अन्य मेंबर भी हैं। जैसे कि जो स्टेट अथॉरिटी है, इसमें पैटर्न इन चीफ मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कौन होंगे, मुख्य न्यायाधीश। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होंगे इसके, आप जानते हैं, मैंने बताया था, ये होंगे जो सीनियर मोस्ट ऑनरेबल जज हैं, कहां, हाई कोर्ट में। हैव नॉट मोर देन 21 मेंबर्स, यानी कि इसमें 21 सदस्यों से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 21 सदस्य से ज्यादा इसमें नहीं होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात आपने याद रखनी है। और इसके कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। एक्स ऑफिशियो मतलब जो पदेन, यानी कि क्या समझे आप, जो भी उस कुर्सी में बैठेगा, जो भी उस पद में बैठेगा, वो अपने आप सदस्य हो जाएगा इस अथॉरिटी का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, सालसा की, राइट, स्टेट लेवल पे। तो वो कौन कौन है? वो है चेयरमैन, जो हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी बनाई जाती है, हाई कोर्ट की जो लीगल सर्विस कमेटी होती है, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो अपने आप इसके सदस्य बन जाएंगे। जो भी इसका चेयरमैन होगा अपने आप सदस्य बन जाएगा। एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तराखंड, जो एडवोकेट जनरल होते हैं, राज्य स्तर पे एडवोकेट जनरल होते हैं, और वैसे ही केंद्र स्तर पे अटॉर्नी जनरल होते हैं। दोनों में फर्क है, अटॉर्नी जनरल अलग है, वो केंद्र स्तर का होता है, और एडवोकेट जनरल राज्य स्तर का होता है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल 76 में आता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब आपने बताना है मुझे एडवोकेट जनरल किस में आता है, कौन से अनुच्छेद में आता है। और जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्रार जनरल का पद होता है, वो भी अपने आप किसके सदस्य बन जाते हैं, सालसा के।
तो ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको डेटा बताया है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अब आयोग जानता है कि आपको जो इंफॉर्मेशंस हैं उसको प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है, बिकॉज वी हैव सो मच टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसीलिए अब वो पैटर्न बहुत कम इस्तेमाल होता है कि उत्तराखंड के 13 जनपद हैं, उत्तराखंड का पक्षी ये है, उत्तराखंड का, इस तरह के प्रश्न आपको मुझे लगता है बहुत कम मिलेंगे। अब थोड़ा लेवल बढ़ गया, इसीलिए आप देख रहे होंगे आपको जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल एक पीसीएस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। ये क्लासेस लेके आप विश्वास करिए आप पीसीएस भी क्रैक कर देंगे उत्तराखंड का। तो पढ़ाई इस तरह की जबरदस्त होनी चाहिए, राइट। तो आप नोट से समझ रहे होंगे कि किस लेवल की पढ़ाई हो रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं, आप देख रहे होंगे इस तरह से गोयला क्लासेस ने रिजल्ट दिया है, राइट। महक स्वामी मैम है, ये सिलेक्ट हुई है, पहले एसडीएम सिलेक्ट हुई एचसीएस के द्वारा, फिर उन्होंने यूपीएससी के द्वारा आईपीएस में ये चयनित हुई है, राइट। तो ये एक थैंक्स गिवन है। यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर आपको लिंक दिया जा रहा है, इसमें आपने क्या करना है कि इस लिंक को के द्वारा आपने एक्सेस करना है। और जो लोग ऐसे हैं जो इस विषय, इस चैनल के बारे में नहीं जानते, इस लिंक के बारे में नहीं जानते, तो आपने उनको उन तक भी ये लिंक पहुंचाना है। यहां पर आप देख रहे होंगे ये प्ले स्टोर में हमारी एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी आपके एग्जाम रिलेवेंट डेटा होता है ये डाला जाता है। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि लाइव रिकॉर्ड लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज आएगी, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल दिया जाएगा, डोंट वरी। इसीलिए इंग्लिश वाले भी ना घबराए और हिंदी वाले भी ना घबराए, क्योंकि उत्तराखंड में मैंने देखा है प्रॉब्लम हिंदी वालों को नहीं है, प्रॉब्लम इंग्लिश वालों को ज्यादा होती है। तो इंग्लिश में डेटा नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपके नोट्स इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेंगे, राइट। उत्तराखंड जीके पूरा एक होलिस्टिक वे में कवर की जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइन बाय लाइन आपको रटाया नहीं जा रहा है, बिल्कुल समझाया जा रहा है, राइट। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कोर्स हमने लॉन्च किया है यह है प्रीमियम लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज, जो मात्र आपको पड़ेगा 4999। और अगेन एल से इसके जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसका लेवल क्या है, आपके पीसीएस लेवल में भी काम आएगा, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे ये हमारे कुछ अचीवमेंट ऑलरेडी मैंने दिखाए और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट फोटो आपकी होनी चाहिए, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं, राइट। उससे हम और बेहतर काम करते हैं। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।